वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अंकेक्षण बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में अच्छा होगा कि बीकॉम कोर्स के दौरान इसका नोट्स बनाकर हम अच्छी तैयारी करें ताकि फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी इससे बेहतर लाभ लिया जा सके। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विभाज्य लाभ या लाभांश। लाभ क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सामान्यतः किसी अवधि में आय का व्यय पर आधिक्य ही किसी व्यवसाय का लाभ माना जाता है। आय हमारा ज़्यादा है व्यय से, तो उसको हम लाभ मानते हैं। दो अवधियों के बीच संपत्तियों का दायित्वों एवं पूंजी पर आधिक्य ही लाभ कहलाता है। दो अवधियों के बीच में 2 साल के पीरियड में संपत्ति का दायित्व और पूंजी की तुलना में उसका जो आधिक्य होता है वो लाभ माना जाता है। इसी प्रकार से लाभों का निर्धारण अर्जित आय में से उसे अर्जित करने की लागत निकाल कर किया जाता है। ये 3 कुछ मैंने रखे हैं लाभ के संबंध में, तो इसे आप देख लीजिएगा और अपनी किताब से होगा तो और डिटेल में थोड़ा सा लाभ को समझ लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लाभों के अगर गलत निर्धारण करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। लाभ के असली लाभ से अधिक निर्धारण का क्या प्रभाव होगा। लाभ से उसके वास्तविक या असली लाभ से अधिक निर्धारण करेंगे तो पहला प्रभाव ये होगा कि लाभांश पूंजी में से बांट दिया जाएगा। लाभांश क्या होगा, पूंजी में से बांट देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा लाभ दिखा दिए हैं तो उसमें से पूंजी में से भी वितरित हो जाएगा। सेकंड है कि ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के हितों को नुकसान होगा, धक्का लगेगा। पारिश्रमिक पाने वाले संचालक, प्रबंध संचालक एवं प्रबंधकों को अधिक भुगतान किया जा सकता है। कंपनी का चिट्ठा वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं करेगा, नहीं कर सकता। इसी प्रकार लाभ के असली लाभ वास्तविक लाभ से यदि कम निर्धारण करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो अंशधारियों को कम लाभांश मिलेगा, उनके हितों को नुकसान होगा, धक्का पहुंचेगा। बाजार में कंपनी के अंश का मूल्य गिर जाएगा। संचालकों एवं प्रबंध संचालकों को भी कम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। गुप्त संचय बनने की स्थिति होगी, वास्तविक स्थिति जो है वो प्रकट नहीं होगा। ये इसके गलत निर्धारण के प्रभाव हैं। आगे देखते हैं हम विभाज्य लाभ, जो हमारा टॉपिक है विभाज्य लाभ। ये क्या है। विभाज्य लाभ से तात्पर्य ऐसे लाभ से है जो वैधानिक रूप से कंपनी के अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभ जो वैधानिक रूप से कंपनी के अंशधारियों में वितरित किया जा सकते हैं उसको विभाज्य लाभ कहते हैं। आगे देखते हैं, कंपनी अधिनियम में यह व्यवस्था है कि मूल्यह्रास की व्यवस्था करने के बाद शेष कंपनी के लाभ या केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के अनुसरण में उन सरकारों द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए दिए गए धन में से छोड़कर, जो ऊपर हमने चर्चा किया, शेष मूल्यह्रास की व्यवस्था करने के बाद शेष कंपनी के लाभ और केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति के अनुसरण में उन सरकारों द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए यदि कोई धन दिया है उसको छोड़कर अन्य किसी तरह के लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती। तो इसको अच्छे से देख लेंगे विभाज्य लाभ को। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विभाज्य लाभ का निर्धारण। विभाज्य लाभ का निर्धारण कैसे है, तो लेखाकर्म के सिद्धांत के आधार पे। इसमें 4 पॉइंट है। लेखाकर्म के सिद्धांत, अंतर नियमों में लिखे गए नियम एवं आदेश, न्यायालयों के महत्वपूर्ण नियम और वैधानिक दृष्टिकोण, जिसमें हम बोल सकते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार। विभाज्य लाभ का निर्धारण में पहला, लेखाकर्म के सिद्धांत के अनुसार पूंजी लागत के रूप में पूंजी को लागत के रूप में बांटना उचित नहीं माना जा सकता और न ही ठीक माना जाता है। कि ऐसा ठीक नहीं माना जाता कि चालू वर्ष या इस वर्ष के लाभ में से पिछले वर्षों की हानि की व्यवस्था किए बगैर अगर लाभांश बांट दिया जाए तो यह उचित नहीं है। सिद्धांत यह भी कहते हैं कि लाभांश के रूप में लाभ बांटने से पूर्व भविष्य की आकस्मिक घटनाओं के लिए संचय बनाना, प्रोविजन बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। ये लेखाकर्म के सिद्धांत के अनुसार है। इसी प्रकार अंतर नियम में जो नियम और आदेश होते हैं उनके अनुसार न्यायालयों के निर्णय में बार बार जो है इसी बात पर जोर दिया जाता है कि अंतर नियमों की धाराओं का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक न्यायालय ने अंतर नियमों के महत्व को समझा है और उनके विरुद्ध किए गए कार्य को पूर्ण अवैध ठहराया है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुत हद तक विभाज्य लाभ की गणना
कंपनी के अंतर नियमों के आदेश और नियम के आधार पर होनी चाहिए। समय समय पर न्यायालय ने, कोर्ट ने इसको अवेयर किया है और अलर्ट किया है कि अंतर नियम के अंतर नियम के आदेश और नियम के आधार पर इसकी गणना होनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी के अंतर नियम प्राय प्राय क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं और उनमें दिए गए आदेश एवं नियम कभी भी एक से नहीं हो सकते। सब कंपनी के जो नियम है, अंतर नियम है, खास करके अलग रहेंगे और उसके आधार पर लाभांश की गणना होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं न्यायालय के महत्वपूर्ण नियम और वैधानिक दृष्टिकोण। ये कंपनी अधिनियम के अनुसार इसका निर्धारण इसमें शामिल है। आगे हम बढ़ेंगे। लाभांश नीति हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लाभांश घोषणा करती है कंपनी, वितरण करती है, तो उसकी नीति के संबंध में कुछ बातें हैं जो हैं उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहला क्या है, व्यापार की पूंजी ढांचे की पवित्रता को ऊंचा रखना। दूसरा है व्यापार के स्थायित्व एवं निरंतरता को सक्रिय रखना। तीसरा है विनियोजकों का मनोबल तथा अंशधारियों की भावना जागृत करना। लास्ट है जन साधारण की दृष्टि में व्यापार का स्वरूप बनाना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो लाभांश नीति बनाते समय इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं लाभांश के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य। लाभांश के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य में है कंपनी के प्रलेखों का अध्ययन। कंपनी के प्रलेखों का अध्ययन करके भिन्न भिन्न वर्गों के अंशधारियों के अधिकारों और दायित्वों की जानकारी अंकेक्षक को करनी चाहिए। साथ ही संचालकों की सिफारिश और पारित जो प्रस्ताव हैं, साधारण बैठक में, आम सभा में जो प्रस्ताव पारित करते हैं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। लाभांश के संबंध में भुगतान का प्रमाणन, अंशधारियों से जो रसीद के रूप में वापस आए हुए लाभांश अधिपत्र हैं, उसकी सहायता से लाभांश के भुगतान का प्रमाणन करना चाहिए। सदस्यों के रजिस्टर से लाभांश सूची की भी जांच करनी चाहिए और यदि लाभ की कमी के कारण संचय खाते या उसके कोष में से कुछ रकम हस्तांतरित की गई है, जैसे कि इसके लिए लाभांश के संबंध में कोई कोष बनाया गया है और उसमें हस्तांतरित की गई है, तो इस हस्तांतरण राशि की भी जांच करनी चाहिए। साथ ही उसको अयाचित लाभांश के संबंध में चिट्ठे में जो लेखे हैं दायित्व पक्ष में दिखाया गया है कि नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि अदत्त लाभांश की राशि अदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है या नहीं किया गया है। तो ऐसी कुछ और बातें हैं आपकी पुस्तकें और गाइड में, हो सकता है एक्स्ट्रा और पॉइंट होंगे तो उसे भी आप ऐड कर लीजिएगा। लाभांश के संबंध में अंकेक्षक के कर्तव्य से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथ ही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।